क्या स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि कैसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट फैला, फिर और क्या इफ़ेक्ट हुआ खास करके इकोनॉमी पर, और कैसे स्लो डाउन होने लगा था एनसीएम। स्टूडेंट्स, ये तो बात हुआ कि टाउन में क्या बात हो रहा था। अब देखेंगे कि कंट्री साइड में क्या हो रहा था। कंट्री साइड बोले तो बच्चा गांव गांव में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन था। देखो बच्चों, यहाँ पर 3 गांव की बात करेंगे, खास करके ये 3 गांव अवध, असम, गुडेम हिल, आंध्र प्रदेश। देखो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा रिवेलियन इन द कंट्री साइड्स। अवध पीजेंट्स पहला के विषय में बात करेंगे। दूसरा, ट्रिबल ट्राइबल पीजेंट्स इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तीसरा, प्लांटेशन वर्कर्स इन असम। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं क्या कि देखिए, गांव साइड यानी एनसीएम जो था, गांव साइड में एनसीएम जो था वो अलग ही दिशा में चल रहा था। यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शहर तरफ ठीक चल रहा था, लेकिन नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट गांव साइड वो अलग ही दिशा में चल रहा था। उस दिशा में नहीं जा रहा था जिसमें गांधी जी, नेहरू जी और बड़े लीडर जैसा चाहते थे। देखो सुन, उसे उस टाइम, जिस टाइम हमारा ये एनसीएम चल रहा था, उस टाइम टेलीविज़न, मोबाइल या मास कम्युनिकेशन चीज़ें नहीं हुआ करती थी ना। आज के समय में जैसे मोबाइल वोबाइल हो गया, उस टाइम नहीं हुआ करता था। और गांव-गांव में गांधी जी और बड़े लीडर को मैसेज पहुंचाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम था। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इन गाँवों के छोटे छोटे लीडर जो होंगे वो बड़े लीडर से मिलेंगे और वो समझाएंगे कि यहाँ क्या करना है, और वे लोग यहाँ पर मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। छोटे छोटे लीडर ही ना आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, गांव में अलग टाइप का ही क्या चल रहा था, प्रॉब्लम होती है। गांव में अलग टाइप का प्रॉब्लम होती है। शायद उन लोगों को एनसीएम समझ में ना आए, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था ये समझ में ना आए। अब मूवमेंट तो इन गाँवों में हुए, इन गाँव में मूवमेंट तो हुआ, पर जैसे चाहते थे गांधी जी वैसे नहीं हुआ। अवध की बात करते हैं। अवध जो गांव है वो बड़ा ही इंटरेस्टेड है और इम्पोर्टेंट गांव भी है। उस टाइम भी था और अभी भी है। अवध में ज़्यादातर फार्मर हुआ करते थे, पर उस टाइम एनसीएम के पहले कुछ प्रॉब्लम था उनके पास। और देखा जाए तो वो प्रॉब्लम डायरेक्ट ब्रिटिश रूल से नहीं था, वह प्रॉब्लम विलेज के रिच लोगों से थी। अब देखिए बच्चों, उसका क्या प्रॉब्लम था थोड़ा देख लेते हैं। उस टाइम तलुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हुआ करता था। जो रिच लोग थे वो सब बहुत ही अमीर थे, ये दोनों लैंडलॉर्ड और तलुकदार। ये लोग क्या करते थे कि फार्मर को लैंड दिया करते थे ताकि फार्मर लोग फार्मिंग कर सके। ठीक है, देखो समझाते हैं। लैंडलॉर्ड्स के लैंड्स हुआ करते थे, जमीन हुआ करते थे, इसलिए लैंडलॉर्ड्स कहा जाता है। फार्मर की तो लैंड्स होती ही नहीं थी क्योंकि वो गरीब होते थे ना। अब देखिए, फार्मर लैंडलॉर्ड से ज़मीन लेते थे, अब बदले में फार्मर उसे रेंट दिया करते थे उस ज़मीन के लिए, और उस लैंड्स पर ये सब फार्मिंग करते थे। फिर उससे उससे जो फसल होते थे उसे बेचा करते थे और उससे कुछ पैसे कमाते थे, और उसका कुछ हिस्सा लैंड्सलॉर्ड और तलुकदार को देते थे। अब देखो, तलुकदार जो होते थे वो कई बार पैसे उधार दिया करते थे, यानी शुद्ध ब्याज पर होता है ना वो, ताकि वे फार्मर की एक्टिविटी चालू कर सके, जैसे सीड खरीद सके, खाद खरीद सके, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो वो खरीद सके। इसलिए फार्मर तलुकदार से उधार पैसा लेते थे इंटरेस्ट पर। इससे फार्मर को ये तकलीफ इससे फार्मर को क्या तकलीफ होता था कि वो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड जो थे वो टैक्स जो लेते थे वो बहुत ज़्यादा था, और फार्मर के साथ बहुत ही बुरी तरह से ट्रीटमेंट भी करते थे। ठीक है, कई बार फ्री में ही काम करवाते थे, जिसके कारण फार्मर को जो करेंट जो स्थिति था वो बहुत ख़राब था उस टाइम। इसलिए फार्मर बहुत एजिटेट थे। ठीक है, किसके अगेंस्ट, ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। ठीक है, वही हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स। द रिबेलियन हियर वाज अगेंस्ट ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्सोबिटेंटली हाई रेंट एंड वेराइटी ऑफ अदर सीजेस। सीजेस का मतलब होता है बच्चों टैक्स। पीजेंट हैड टू बेगर,
इसका मतलब क्या स्टूडेंट? फार्मर को लैंडलॉर्ड्स के ज़मीन पर काम करना पड़ता था और उसके बदले पैसा भी नहीं मिलता था कई बार, और मिलता था भी तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मिलता था। उसी को बेगर कहते हैं। वही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर, पीजेंट हैड टू डू बेगर। ठीक है, अगर ये नहीं मानते थे तो अगर लैंडलॉर्ड की बात नहीं मानते थे उसे तो मारा पीटा भी जाता था। लेबर दैट विलेजर्स वेयर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका पैराग्राफ को ही। फार्मर जो थे ना वो लैंडलॉर्ड से लैंड लेते थे, पहले ही बता चुके हैं, और उस पर फार्मिंग भी करते थे। और दूसरा प्रॉब्लम था कि लैंडलॉर्ड्स कभी भी फार्मर को भगा देते थे। फार्मर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जो लैंड उसे रेंट पर ली है तो वो कितने दिन तक फार्मर जो है फार्मिंग कर पाएगा। और ये जो जो टीनेट्स जो दिख रहा है आपको ये वर्ड, उसका मतलब होता है फार्मर जो रेंट पर लैंड ले रहा है, उसके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नाम का कोई चीज़ नहीं होता था। उसके पास पता नहीं था कि कितना दिन तक हम इस लैंड पर फार्मिंग करेंगे। ठीक है, ये भी नहीं पता रहता था कि लैंडलॉर्ड्स उसे कब वहाँ से भगा देगा। इससे वो पता नहीं था कि आज मैं फार्मिंग कर रहा हूँ कि 6 महीना करेंगे कि कल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता। फार्मर लोग को ये सब कुछ पता नहीं रहता था। अब देखिए, बीइंग रेगुलरली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समझ लेते हैं। थोड़े थोड़े दिन पर लैंडलॉर्ड्स उससे भगा देते थे, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। अब देखिए, लैंडलॉर्ड्स ऐसा क्यों करते थे, क्यों भगा देते थे किसानों को? उसे लगता था कि अगर फार्मर ज़्यादा दिन तक अगर फार्मिंग करता रहेगा मेरे लैंड्स पर तो वो लैंड पर वो हक जमा कर बैठ जाएगा। और इसी कारण से उसे ऐसा लगता था कि अगर वो ज़्यादा दिन तक करेगा तो वो फिर अपना मेरे ही ज़मीन पर वो हक जमा लेगा और फिर वो भागेगा नहीं। और इसी कारण से फार्मर और लैंडलॉर्ड्स और तलुकदार के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहा करता था। ये बेसिक प्रॉब्लम थी कहाँ का? अवध के विलेज की। ठीक है स्टूडेंट, अब सुनो। पीजेंट हैड टू डू बेगर labor that villagers were forced to contribute without any payment and work at landlord's farm without any payment. As tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the village in Awadh. 1920 में जून के 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध जाते हैं, टेकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दियर ग्रीवेंस, उनके प्रॉब्लम को वो समझते हैं। ठीक है, अब देखो, बाय अक्टूबर 1920 द अवध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, और ये जो ये जो जवाहरलाल नेहरू किसानों के प्रॉब्लम को समझने के लिए अवध गए थे, और वहाँ पर जब उनको प्रॉब्लम पता चला किसानों का तो एक किसान सभा बनाई, और उस किसान सभा का नाम था अवध। ठीक है, अवध किसान सभा। एक्चुअली बच्चों ना, जो जवाहरलाल नेहरू थे ना वो यूपी का ही रहने वाले थे, और अवध यूपी का ही एक फेमस शहर है, और नेहरू भी जी थे यूपी के ही थे वो, इसलिए वो यूपी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे और वहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा देख रेख करते थे। बाबा रामचंद्रा। अब ये बाबा रामचंद्रा कौन थे बच्चों? देखिए, ये वहाँ के लोकल लीडर थे। ठीक है, अब थोड़ा सा बाबा रामचंद्रा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, ये कौन थे? बाबा रामचंद्रा, he was sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. अब देखिए बच्चों, ध्यान से सुन लो। फिजी फिर क्या है? यह एक जगह है, वहाँ पर एक इन्वेंटेड लेबर के जैसा काम करते थे ये बाबा रामचंद्रा। अब इंडेंचर्ड लेबर फिर क्या है, आइए समझते हैं। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि थोड़ा इसको अच्छा से समझ लेते हैं। ये जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है, ये एक वेस्ट इंडीज टीम है, और आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट इंडीज का कोई कैपिटल्स नहीं होते हैं। ठीक है,
ये कंट्री ज़रूर है, मतलब ये एक टापू है, कंट्री नहीं कह सकते हैं इसके अंदर। ये इसमें कैपिटल वेस्ट इंडीज़ का नहीं होता, जैसे इंडिया कैपिटल होते हैं ना, कंट्री के कैपिटल होते हैं, बट वेस्ट इंडीज़ के कैपिटल नहीं होते हैं। ठीक है, इस टीम में बहुत सारे इंडियन प्लेयर देखे होंगे आप, ठीक है, जैसे चंद्रपौल और इस तरह के कई सारे इस टीम में, वेस्ट इंडीज टीम में बहुत सारे इंडियन प्लेयर होते थे। ठीक है, अब देखो मॉरिशस के भी नाम सुने होंगे आप। ये ये मॉरिशस जो इंडिया मैप में दिखाया गया है, वर्ल्ड मैप में, ये इंडिया से काफ़ी दूर है बच्चों, पर इन इन सारी जगहों में, वेस्ट इंडीज, मॉरिशस, इन सारी जगहों पर इंडियन लोग रहते हैं। तो इंडियन लोग कैसे रहते हैं वहाँ पर, अब देखिए समझाता हूँ। देखिए, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिशर क्या करते थे कि वे बड़े बड़े शिप में बैठाकर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ले जाते थे, अलग अलग कंट्री में ले जाते थे। तो क्यों ले जाते थे? क्योंकि इन सारे जगहों पर एग्रीकल्चर बहुत मैसिव रूप से होता था। ठीक है, और उन सारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत चीप लेबर की ज़रूरत होता, बहुत सस्ता लेबर की ज़रूरत होता था। तो उनके लिए इंडियन और बाकी सारे गरीब देशों को ये जबरन वहाँ तक पहुँचाया जाता था। ठीक है, थोड़ा देख ले, जैसे कि इन जो मॉरिशस हो गया, फिर आपका वेस्ट इंडीज हो गया, इन सारे जगहों पर ना मैसिव तरीक़ा से एग्रीकल्चर हुआ करता था बच्चों। ठीक है, और इंग्लैंड को, ब्रिटिशर को क्या चाहिए था? एक सस्ता लेबर। तो वो सस्ता लेबर कहाँ से लाते थे? वो इंडियन को पकड़ते थे और उन सारे गरीब देशों के लोगों को पकड़ते थे, जो गरीब लोग थे, उन्हें पकड़ते थे और उन सारे को जबरन उसे वहाँ तक पहुँचाया जाता था इन सारे देशों में, और बहुत ही काम भी करवाते थे और बहुत ही मिनिमम अमाउंट भी देते थे, जिसके कारण से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत डाउन था। अब देखिएगा, उनमें से जो सारे लोग वहाँ गए थे, बहुत सारे लोग उसी कंट्री में सेटल हो गए और उन्हीं को इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। और यही कारण है बच्चों कि दुनिया भर में बहुत सारे इंडियन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा, विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। अब देखो स्टूडेंट, ये जो सभा बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आपका अवध किसान सभा, वे तेजी से फैल भी रही थी स्टूडेंट, और ये कुछ ही महीना में ओवर 300 ब्रांचेज हो गया था इस सभा का, कुछ ही महीनों में ये हो गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी, ये सब जो चीज़ें आपको बता रहे हैं अभी हम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रहा था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से पहले ही चल रहा था। एनसीएम हुआ नहीं था, आया नहीं था, उससे पहले ही ये सब चीज़ें अवध में चल रहा था। ठीक है, सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन बिगिन द फॉलोइंग ईयर। देखो स्टूडेंट्स, 1921 में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू हुआ था। ये जो कहानी अवध की बता रहे हैं वो 1920 की है। जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू हुआ, तब जवाहरलाल नेहरू जी सोचे कि क्यों ना ये जो पीजेंट चल रहा है वो आपका लैंडलॉर्ड्स और फार्मर के बीच में, क्यों ना इसे एनसीएम का पार्ट बना दिया जाए और फार्मर लोगों को ये बता दिया जाए कि ये जो लड़ाई चल रहा है ना, वो ब्रिटिश ही करवा रहा है, मतलब ब्रिटिशर ने ही ये फाइट करवा रहा है। ऐसा गांधी जी और नेहरू जी का थॉट था। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, The peasant, so when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. ठीक है, next, the peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords. ठीक है बच्चों, next slide. In many places, नाई धोबी बांध were organized by पंचायत to deprive landlords of services of even barber and washermen. अब देखो इसमें जो रिच लैंडलॉर्ड्स और तलुकदार, ये सब तो सर्विसेज चाहिए होती है ना, जैसे नाई का, धोबी का सर्विसेज चाहिए। तो अब देखो ये सब जो फार्मर के जैसा, ये सब क्या है, ये सब जो नाई है, धोबी, ये सब क्या फार्मर जैसा गरीब होता है ना ये। तो क्या हुआ कि पीजेंट लोग और इन सारे लोगों के साथ मिलकर नाई धोबी बांध एक संस्था ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि जो लैंडलॉर्ड्स और जितने भी अमीर लोग थे वो परेशान हो जाए, क्योंकि उन्हें भी तो चाहिए होती है ना, नाई धोबी की जरूरत पड़ता है कि नहीं। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप इन्फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ। अब देखो बच्चों, कांग्रेस लीडर जैसा चाह रहा था वैसे नहीं हुआ। ठीक है, और वे क्या थे? अनहैप्पी थे। बात समझ में आ रहा है बच्चों? अब नेक्स्ट क्या देखिए, as the movement spread in 1921, the house of talukdar and merchant were attacked, bazaar were looted and grand horse over taken over. देखो बच्चों, गांधी जी और नेहरू जी ये क्या चाहते थे कि नॉन वायलेंस से काम करना चाह रहे थे वो, क्योंकि नाम भी था एनसीएम, है ना। पर यहाँ पर अवध के लोग वायलेंस पॉलिसी को अपनाया जा रहा था। उन्होंने क्या किया, तलुकदार और मर्चेंट वेर अटैक्ड, बाजार वेर लूटेड, बाजार को लूटा जा रहा था। ठीक है, जो गांधी जी ऐसा नहीं चाह रहे थे,
अब देखिए नेक्स्ट, इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर दैट नो टैक्सेस वेर टू बी पेड एंड लैंड्स वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। अब देखो बेटा यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। देखिए अब वहाँ के अवध के जो लोकल लीडर क्या बोल रहे हैं, सुनिए, हमें टैक्स वगैरह नहीं देना है, हमें लैंड को आपस में ही बांट लेनी चाहिए, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। पर ऐसा गांधी जी बोले ही नहीं है, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल लीडर अफवाह फैला रहे उल्टा पुल्टा, और गांधी जी ऐसा बोले नहीं। अब देखो, अब रही बात टैक्सेस की कि नो टैक्स, टैक्स नहीं भरना है, अमीर लोग को किसान जो है अमीर लोग को टैक्स नहीं देना है, ऐसा वहाँ के लोकल लीडर कर रहे हैं कि गांधी जी ऐसे बोले। और देखिए, और गांधी जी क्या बोले थे टैक्सेस के विषय में, क्या बोले थे कि टैक्सेस आपको देना है, क्योंकि टैक्सेस जो है फुल सिविल डिसओबीडियंस के अगेंस्ट था, है ना। ऐसा एनसीएम नहीं था, ऐसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट थोड़ी था ऐसा, अवध के लोग सोचने लगे थे इस तरह से, ठीक है। अब देखो, इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड, सॉरी बच्चों ये हो गया, द नेम ऑफ द महात्मा वाज बीइंग इन्वॉल्व्ड टू सेक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेंट्स। देखो बच्चों क्या हुआ, और यहाँ के जितने भी सारे लोग थे वो वायलेंस एक्शन अपनाने लगे, अवध के लोग, पर गांधी जी ऐसा करने नहीं बोल रहे थे। बेसिकली जो अवध रीजन है, इसी रीजन में ना दो प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। पहला प्रॉब्लम क्या था कि वायलेंट एक्शन इन्वॉल्व होकर आ रही थी यहाँ पर, और दूसरा प्रॉब्लम था कि इनकी जो फाइट थी ब्रिटिशर के अगेंस्ट कम हो पा रही थी, और वहाँ के लोकल तालुकदार और मर्चेंट के साथ ज्यादा हो रहा था। बात समझ में आ रहा, ये प्रॉब्लम था अवध की।